हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मधु भल्ला। मैं आपको ये हीट ट्रांसफर वाला लेसन करवा रही हूँ। तो इसमें आज का पार्ट है कि पार्ट थ्री है, एवेपोरेशन के बेस होगा पार्ट। तो अब ये देखो कि इसमें जो आपने लास्ट वीडियोस में जो लेक्चर देखे हैं, तभी आप इस वीडियो पे शिफ्ट होना। पहले आप प्रीवियस लेक्चर देखो, क्योंकि ये टॉपिक जो है ओनली रीजनिंग बेस है। अगर रीजनिंग तभी होगी जब आपको प्रीवियस जो है लेक्चर आते हैं। अब देखो, सबसे पहले है इसमें आपकी जो बुक है उसमें पेज नंबर जो है 105, वहां पे एक टॉपिक है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉलिक्यूलर मोशन ऑन मॉलिक्यूलर मोशन। ठीक है, ये वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि टेम्परेचर का मॉलिक्यूलर मोशन में क्या फर्क पड़ता है, क्या इफेक्ट आता है, क्या इम्पैक्ट होता है। अब देखो, सिंपल सा है। जैसे आपने ये वाटर, ये जो है टम्बलर लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे ये पानी जो है रूम टेम्परेचर के ऊपर रखा हुआ है। दिस इज ए वाटर, ये रूम टेम्परेचर है, ठीक है। एक दूसरा टम्बलर लिया, इसमें हमने पानी जो है, यहाँ पे हम इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। इसका टेम्परेचर जो है बढ़ा रहे हैं, ये हीट एनर्जी दे रहे हैं। और ये क्या है, वाटर है, ठीक है। इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जब वाटर जो है रूम टेम्परेचर के ऊपर पड़ा है, तब जो है मॉलिक्यूलर मोशन में क्या इम्पैक्ट आता है। और जब आप उसको हीट एनर्जी देते हो, क्योंकि वो एनर्जी गेन कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो वाटर जो है उसकी मॉलिक्यूलर मोशन पे क्या फर्क पड़ता है। ये वाला टॉपिक मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जब आप कोई चीज, जैसे ये वाला रूम टेम्परेचर के ऊपर है, तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे ये मॉलिक्यूल जो है काफी स्लो हो जाते हैं, कि कह लो कि लेस रैपिड। कहने का मतलब व्हेन द मोशन बिकम लेस रैपिड टेम्परेचर डिक्रीजेस। जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो उसकी मोशन जो है डिक्रीज हो जाती है। जहाँ इफ द टेम्परेचर डिक्रीज द मॉलिक्यूलर स्पीड इंक्रीज। ओके, इफ द टेम्परेचर डिक्रीजेस मॉलिक्यूलर स्पीड इज डिक्रीज। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अगर टेम्परेचर जो है अगर डिक्रीज कर रहा है, तो उसकी जो मॉलिक्यूलर मोशन है, मॉलिक्यूलर मोशन वो भी डिक्रीज करेगी। तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कम होगी। ये पढ़ा हमने, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे एट हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करा है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स, इनकी जो स्पीड है मूव करने की, ये जो है ये भी इंक्रीज करेगी। तो ये मॉलिक्यूल जो है वेरी मच एजिटेटेड, मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीज, ठीक है। दोनों में फर्क आ गया। ये पानी क्या है, जब रूम टेम्परेचर, जैसे सिंपल पानी पड़ा है, तो उसमें जो इसके मॉलिक्यूल की स्पीड है वो जो है स्लो होती है। और जब इसको टेम्परेचर मिलता है, तो इसकी जो मॉलिक्यूल स्पीड है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। ये टॉपिक है। अब देखो, जब टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर टेम्परेचर जो है कि अगर जीरो के इक्वल आता है, मतलब T=0, तो तब क्या होता है, तो वहां पे जो मॉलिक्यूलर मोशन होगा, मॉलिक्यूलर मोशन मॉलिक्यूलर मोशन जो है सीज कर जाता है, मतलब रुक जाता है। मॉलिक्यूलर जब टेम्परेचर 0 डिग्री पे होगा, तो मॉलिक्यूलर मोशन जो है सीज कर जाती है। तो वो टेम्परेचर जिसमें मॉलिक्यूलर मोशन, यहाँ पे लिखो द टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर एट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख ही देती हूँ, द टेम्परेचर एट विच
at which the molecular motion completely ceases मतलब वो टेम्परेचर जिस पे मॉलिक्यूलर मोशन कंप्लीटली सीज कर जाती है तो उसको बोला जाता है is called absolute zero on the Kelvin scale. केल्विन स्केल में वो जीरो एब्सोल्युटली जीरो होता है। ओके जी, कहने का मतलब है जब कोई सब्सटेंस अगर रूम टेम्परेचर पे पड़ा है, फर्स्ट केस था, ये केस फर्स्ट है, ये सेकंड है। अगर रूम टेम्परेचर पे पड़ा है, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूलर मोशन स्लो हो जाएगी और उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। सेकंड, जब आप किसी सब्सटेंस को हीट एनर्जी प्रोवाइड कराते हो तो उसका टेम्परेचर गेन होता है। टेम्परेचर गेन होने से वो पानी जो है, जहाँ सब्सटेंस है, वो अग्रेसिव नेचर ले आता है, एजिटेट होते हैं मॉलिक्यूल उसके, और उसकी जो मॉलिक्यूल स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीज। लेकिन अगर टेम्परेचर अगर जीरो के इक्वल आ जाता है तो उसकी मॉलिक्यूलर मोशन जो है, मतलब जो पार्टिकल मूव कर रहे थे वो सीज हो जाएंगे, कि वो टेम्परेचर जिसपे मॉलिक्यूलर मोशन कंप्लीटली सीज कर जाती है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो ऑन द केल्विन स्केल। होप सो कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अब देखो कि अगर हम लिखते हैं कि ये सेकंड टॉपिक है, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट, तब क्या होता है? जब लिक्विड जो है, जब चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट में होता है तो क्या आएगा वहां पे? यहाँ पे कह सकते हो आप कि दो तरह की आपको चेंजेस देखने को मिलती हैं। पहली तो ये है कि बाय अवेपोरेशन एट ऑल टेम्परेचर, हर एक टेम्परेचर पे एवेपोरेशन, इवन कि अब आप रूम टेम्परेचर पे बैठे हो तब भी जो है एवेपोरेशन हो रही है बट स्लो हो रही है। सेकंड है यहाँ पे बाय बॉइलिंग, अगर आप किसी सब्सटेंस को बॉयल करते हो एट फिक्स टेम्परेचर के ऊपर तब भी आपको जो है कई चेंजेस जो है देखने को मिलेंगे। फिक्स टेम्परेचर, मैंने क्या बोला अभी कि वो चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट बाय एवेपोरेशन एट ऑल टेम्परेचर बाय बॉइलिंग एट ए फिक्स टेम्परेचर। अब देखो इसको समझते हैं, फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ कि बाय एवेपोरेशन, बाय एवेपोरेशन, ठीक है। बाय एवेपोरेशन में क्या है कि जब लिक्विड जब वेपर स्टेट में चेंज होता है, मतलब एट ऑल टेम्परेचर, मैंने आपको क्या बोला कि इस टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे भी एवेपोरेशन जो है हो रहा है। कैसे? जैसे अब देखो अगर समर और विंटर का केस ले। अब देखो जैसे विंटर है, समर में हीट होती है, ठीक है, टेम्परेचर राइज करता है, और विंटर में जो है टेम्परेचर जो है डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे हीट होगी वहां पे जो है स्पीड जो है इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि टेम्परेचर हाई है, और विंटर में जो है स्पीड जो है मॉलिक्यूल की वो डिक्रीज करती है। अगर टेम्परेचर डाउन होगा तो स्पीड भी डाउन होएगी। हीट अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंक्रीज होएगा, मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब है कि जो एवेपोरेशन है, यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, मतलब जो है इसकी प्रॉपर्टी कह सकते हो आप। यहाँ पे क्या है कि ये ऑल टेम्परेचर पे होती है, ठीक है, कभी स्लो कभी फास्ट,
ठीक है, वो ड्यू टू हीट के ऊपर डिपेंड करता है। एक ऑल टेम्परेचर पे होती है और इसको जो है सरफेस फिनोमिना बोला जाता है। इसको बोलते हैं सरफेस फिनोमिना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्या करूं कि ईथर, जैसे नेल पॉलिश रिमूवर है ईथर, ईथर को अपनी पाम पे डालूं, मतलब जैसे मैंने अपने हाथ पे डाला ईथर को, तो आपने देखा कि कुछ ही टाइम बाद यू विल नोटिस दैट ईथर जो है डिसअपेयर हो जाएगा, डिसअपेयर। ईथर जो है डिसअपेयर हो गया विद इन ए फ्यू सेकेंड, विद इन ए फ्यू सेकेंड, विद इन फ्यू सेकेंड। दोबारा सुनो, मैंने ईथर लिया, इसको अपनी हथेली पे डाला, ऐसे है, इस पे डाला, ड्रॉप डाली, तो ये आप देखोगे कि ये जो है यहाँ से मतलब डिसअपेयर हो जाएगा थोड़े टाइम के अंदर, फ्यू सेकंड के अंदर। क्यों हुआ? क्योंकि इसने जो हीट ली वो कहाँ से ली? हैंड से। हमारी बॉडी टेम्परेचर, हमारे हाथ से हीट ली, तो हीट लेने से इसका टेम्परेचर राइज हो गया और ये डिसपेयर हो गया। तो कहने का मतलब अवेपोरेशन, तो ये अवेपोरेट हो गया। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मैं कहूं कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल पेट्रोल के वेपर जो है काफी जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप पेट्रोल लेते हो तो इसके वेपर जो है काफी जल्दी स्प्रेड होते हैं एज कंपैरेटिव टू कैरोसिन ऑयल। क्लियर? क्योंकि जो पेट्रोल है काफी डेंजरस होता है एज कंपैरेटिव टू कैरोसिन ऑयल, मतलब काफी अग्रेसिव नेचर रखता है। आप पेट्रोल को बाहर फेंकते हो, तो जैसे मान लो ये लकड़ियां हैं, ये जो है लॉग्स हैं, आपने इसके ऊपर पेट्रोल छिड़का, ठीक है, ये पेट्रोल इसके ऊपर डाला, तो आप नोटिस करोगे कि ये जो पेट्रोल के वेपर्स हैं साथ के साथ जो है हीट जो है वेपर बन जाते हैं। जैसे ही पेट्रोल छिड़कोगे ये वेपर फॉर्म में चारों तरफ जो है फैल जाते हैं, तो ये अग्रेसिव नेचर रखते हैं। ठीक है, ये वेपर जो है चारों तरफ इसके फैल जाते हैं, तो ये जल्दी आग पकड़ लेता है एज कंपेरेटिव टू कैरोसिन ऑयल। इज दिस क्लियर? होप सो कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अब ये देखो, इसमें जो है अगला टॉपिक ये है कि जो एक्सप्लेनेशन ऑफ, लिखो, एक्सप्लेनेशन ऑफ evaporation, explanation of evaporation on the basis of molecular motion। मॉलिक्यूलर मोशन का इसमें काफी रोल होता है, तो वो डिपेंड करता है कि एवेपोरेशन जो है किस प्रकार होगा। अब देखो, सबसे पहले है कि जो सॉलिड, हमने बोला तीन स्टेट होती है, एक होती है सॉलिड स्टेट, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दूंगी और रूटीन लाइफ एग्जाम्पल इसमें डिस्कस करेंगे। ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया, और ये स्टेट होगी इसकी गैसेस स्टेट। ठीक है, थ्री स्टेट लिखी है मैंने, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है जी, सबसे पहले कि जो सॉलिड है, ठीक है, इसको जो है स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी जो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लेस होती है। एस यहाँ पे पहले, सॉरी, यहाँ पे जो म्यूचुअल फोर्स होती है वो काफी स्ट्रांग होती है और इसको ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है, मतलब। और लेकिन अगर मैं लिक्विड की बात करूं, तो यहाँ पे इसके जो है ब्रेक अप इनटू स्मॉल ड्रॉप, इसको जो है इजिली ड्रॉप, मतलब एक ड्रॉप में कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब इसको ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड को ब्रेक करना मुश्किल होता है, क्योंकि जो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड की जो है वो सॉलिड से कम होती है। ये इसको एस से लिखा, ये लिक्विड है और ये गैस है। ठीक है, इसको ब्रेक करना मुश्किल होता है। अब देखो, जो लिक्विड है उसमें क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर मैं लिक्विड की बात करती हूँ, तो सबसे पहले है कि इसमें अट्रैक्टिव जो फोर्स है,
अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो वीक होती है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है इसकी। और सेकंड है कि ये जो है कैन मूव, इनको फ्लूइड बोला जाता है, ये इजिली मूव कर जाते हैं। ठीक है। और सेकंड है कि जो रिलेटिव डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल, आप नोट्स बना सकते हो इसके, लिक्विड मॉलिक्यूल। ठीक है। और साथ में डायरेक्शन ऑफ मोशन, जहां ये जब मूव करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये दोनों ही इरेगुलर रहती है, मतलब रेगुलर फॉर्म नहीं करती, रेगुलर। ठीक है। इनका स्ट्रक्चर जो है रेगुलर फॉर्म नहीं करता। क्लियर। क्योंकि अगर आप इसको किसी भी बर्तन में डालते हो, किसी अलग अलग शेप के, जैसे मान लो आपने इस तरह का कोई बर्तन लिया, ठीक है, ये इसकी शेप ले लेगा। अगर आपने इसमें डालना तो ये इसकी शेप ले लेता है। इसका जो है, कह सकते हो आप, जो लिक्विड होता है, इनका वॉल्यूम तो डेफिनेट रहता है। जैसे आप ऑयल लाते हो घर में, तो ऑयल जो है, जैसे आप कहते हो कि 1 लीटर ऑयल चाहिए, ठीक है, तो आपको 1 लीटर ऑयल जो है दे दिया जाता है। लेकिन वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम जो है लिक्विड का वो फिक्स रहता है। वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन उसकी जो शेप है वो इरेगुलर है। आप उसको जिस तरह के बर्तन में डालोगे वो इसी तरह का बर्तन ले लेता है। कहने का मतलब है, इसमें मैंने आपको ये समझाया कि आपके पास सॉलिड पार्टिकल है, लिक्विड है और गैसेस हैं। अब सॉलिड जो है उसमें म्यूचुअल ऑफ फोर्स काफी स्ट्रांग रहता है, लेकिन एज कंपैरेटिव टू लिक्विड, उसके मॉलिक्यूल्स को, सॉलिड के मॉलिक्यूल को ब्रेक करना मुश्किल होता है, लेकिन लिक्विड को हम इजीली ब्रेक कर पाते हैं। तो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लिक्विड की है वो लेस देन रहती है सॉलिड से। लिक्विड की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो अट्रैक्टिव फोर्स जो है काफी वीक होती है और ये मूव कर सकते हैं, तो ये फ्लूइड में आते हैं। सेकंड, जो रिलेटिव डिस्टेंस है लिक्विड मॉलिक्यूल का और उनकी जो मोशन है, मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये दोनों इरेगुलर रहती हैं। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स रहता है। इज दिस क्लियर? अब देखो, एक और है कि जैसे आप ये मान लो, ये ये टम्बलर है, आपने लिक्विड लिया, ये लिक्विड है, ये लिक्विड हो गया। तो यहाँ पे जो ड्रॉप होता है वो इस तरह काम करता है, ऐसे काम करता है। ये जो ड्रॉप बनता है यहाँ पे, इनके बीच में कौन सी फोर्स होती है, जिसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। ठीक है। मॉलिक्यूलर आर नॉट नॉट अलाउड टू, लिख सकते हैं हम कि मॉलिक्यूल्स आर नॉट अलाउड टू लीव सरफेस, लीव सरफेस। ओके। तो यहाँ पे लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जैसे मैंने बोला कि आप घर के लिए ऑयल लेके आते हो, तो 1 लीटर ऑयल। अब देखो, जब अब तीसरी प्रॉपर्टी है गैसेस की। अब गैसेस के बारे में कैसे है, सबसे पहले है कि ये गैसेस जो है, इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है, ये इजीली मूव कर जाती हैं। गैसेस, गैसेस इजीली मूव कर जाती है। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ये कहती है कि इसमें निग्लिजिबल, मतलब ना मात्र ही, निग्लिजिबल, निग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसके बीच में, बिटवीन द गैसेस, अट्रैक्शन बिटवीन द गैसेस। क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी ये कहती है कि जो गैसेस होती हैं, गैसेस हैज नीदर फिक्स शेप, ना तो इसकी फिक्स शेप होती है, ना तो इसकी फिक्स शेप होती है, ना ही इसका फिक्स वॉल्यूम होता है, नॉर ए फिक्स वॉल्यूम। ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है। ठीक है। मतलब इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है काफी कम होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अब ये तो किसकी प्रॉपर्टी है, गैसेस।
ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको लिख के दी गैसेस की, आप नोट कर सकते हो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो जब लिक्विड में क्या होता है, ये देखो, जब लिक्विड के अंदर मोशन होती है, लिक्विड लिक्विड ये है, ठीक है, इनके अंदर जब मॉलिक्यूल जो है मोशन करते हैं तो ये एक दूसरे से टकराते हैं, ऐसे जो है टकराते हैं, एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं। तो जब कोलिजन करते हैं तो ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ये एनर्जी गेन करते हैं, एनर्जी गेन भी करते हैं और एनर्जी को लॉस भी करते हैं, एनर्जी गेन भी करेंगे और मतलब दो चीजें हैं, एनर्जी जो है लॉस भी करेंगे, लॉस एनर्जी। अगर गेन करते हैं तो ये जो है सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ पे रीचेस टू द सरफेस सरफेस ऑफ लिक्विड, तो ये ऊपर की तरफ भागते हैं अगर एनर्जी गेन करते हैं, और अगर एनर्जी लॉस करते हैं तो ये पानी के अंदर ही रहते हैं। मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे। रिमेन इनसाइड द लिक्विड, रिमेन इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड मॉलिक्यूल। अब मैं इसको आपको ये देखो कैसे, हमने बोला कि लिक्विड जब लिक्विड मूव करते हैं, मॉलिक्यूल मूव करते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं, कोलिजन करते हैं। तो जब कोलिजन करते हैं तो जहाँ तो वो एनर्जी गेन करेंगे, जहाँ वो एनर्जी लॉस करेंगे। तो दोनों केसेस में डिफरेंट एक्शन होता है कि अगर वो गेन करते हैं तो लिक्विड जो है, जो मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस की तरफ भागते हैं, और लेकिन अगर नहीं लॉस करते हैं तो वो बीच में ही रहते हैं। कैसे, ये देखो, ये जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको हीट कर रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल ऐसे मूव करते हैं इसके अंदर, ऐसे मतलब सरफेस की तरफ, ऊपर की तरफ भागेंगे, ऐसे ऊपर की तरफ आएंगे। लेकिन अगर आप इसको एनर्जी नहीं दे रहे तो इसके जो मॉलिक्यूल हैं इसके बीच में ही रह जाते हैं, मतलब अंदर की तरफ ही रहते हैं। लेकिन अगर ये हम कह रहे हैं कि इस ये एनर्जी गेन कर रहे हैं तो एनर्जी गेन करने के लिए ये सरफेस की तरफ आएंगे, ऊपर की तरफ आते हैं, मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ आते हैं। अब देखो यहाँ पे जब सरफेस की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाई होती है, और जब यहाँ पे अंदर की तरफ रहेंगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है लो होती है, ये याद रखना, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी लो होते हैं। अब देखो ड्यूरिंग एवेपोरेशन क्या होता है कि मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस, ये देखो, ड्यूरिंग एवेपोरेशन, एवेपोरेशन हमने क्या बोला कि अभी भी हो रही है, रूम टेम्परेचर पे भी होती है, तो इसमें जो है सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होती है, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होती है जो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन देम ड्यू टू अदर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द लिक्विड, तो ये सरफेस को एस्केप कर जाते हैं, सरफेस को छोड़ देते हैं। तो जैसे मैंने अभी बोला, ये है टम्बलर, आपने पानी ये डाला, आपने इसको हीट एनर्जी दी, तो ये सरफेस, यहाँ पे सरफेस, यहाँ से जब इसको आप हीट दे रहे हो तो ये मॉलिक्यूल ऐसे मूव करते हैं, ठीक है, ये ऊपर आते रहते हैं। तो ये जब तक इसको हीट देते हो तो एक स्टेज ऐसी भी आती है कि ये सारा पानी जो है एवेपोरेट हो जाता है, मतलब ये गैसेस के थ्रू निकल जाता है। तो कहने का मतलब है इससे आपको ये मिला कि ये प्रोसेस को बोलते हैं कि ये तब तक रिपीट होता है जब सारा लिक्विड जो है मतलब एवेपोरेट ना हो जाए। तो कहने का मतलब आपको यहाँ से ये सीखने को मिला कि एवेपोरेशन जो है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, एवेपोरेशन जो है वो डिपेंड करेगी, डिपेंड्स, वो जो है मेनली चार फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है,
ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो, क्योंकि इसी के बेस आप रीजनिंग कर पाओगे। ओके, आप इसी के बेस जो है रीजनिंग कर पाओगे। कैसे? अब देखो, अब एपोरेशन मैंने बोला कि 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट है टेम्परेचर, सेकंड है ब्लोइंग एयर, ब्लोइंग एयर जब हवा जो है तेज चलती है। थर्ड जो है हम बोलेंगे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। और तीसरा है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। अब देखो, वन बाय वन मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि एवेपोरेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो यू कैन से दैट कि टेम्परेचर, ब्लोइंग एयर, सरफेस एरिया और ह्यूमिडिटी। अब देखो, पहले सबसे पहले मैं बात करूंगी टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट आता है एवेपोरेशन के ऊपर। अब देखो, जब टेम्परेचर जो है ज्यादा होगा, ठीक है, तो अवेपोरेशन जो है, ये क्या है, टेम्परेचर अगर राइज करेगा तो जो अवेपोरेशन है वो ऑल्सो राइज हो जाएगी। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा समर में आप जब क्लोथ सुखाते हो, कपड़े सुखाते हैं हम लोग, तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है कि जब हम कपड़ों को ड्राइंग क्लोथ इन समर, तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो अवेपोरेशन फास्ट होती है, पानी उसमें से अवेपोरेट हो जाता है, तो वो जो है पानी जो है उड़ जाता है कपड़े, और कपड़े जो है सूख जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, घर में जब हम मॉपिंग कराते हैं, मॉपिंग, आपकी जो मेड है मॉप करके जाती है, तो आपने देखा होगा सर्दियों में पोछा जब लगता है तो साथ के साथ जो है ड्राई होता जाता है। ठीक है, सूख जाता है। तो ये क्या है कि क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से, टेम्परेचर ज्यादा है तो एवेपोरेशन फास्ट है, एवेपोरेशन जो है फास्ट हुई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती है। क्लियर? अब देखो, जैसे कई बार आपने देखा होगा इन इवनिंग टाइम, समर के अंदर कई लोग जो है अपने घरों में पानी छिड़कते हैं, ठीक है, ताकि हीट जो है कम हो जाए। तो पानी छिड़कने का कारण क्या है? स्प्रे करते हैं वाटर का, स्प्रे वाटर, वाटर इन, मतलब अगर आप कह सकते हो कि आप अपने घरों में वाटर का स्प्रे करते हैं आसपास, ताकि अगर आपने बेड़े में बैठना है तो वो तब बैठा जाएगा जब टेम्परेचर डाउन होगा। तो स्प्रे वाटर करते तो साथ के साथ वाटर जो है अवेपोरेट हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि टेम्परेचर का इम्पैक्ट होता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो अवेपोरेशन ज्यादा होगी। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने समर का एग्जांपल दिया और विंटर का। अब देखो, टेम्परेचर जो है समर में ज्यादा होता है और विंटर में टेम्परेचर जो है लो होता है। अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि समर में टेम्परेचर ज्यादा है, तो आप कहोगे कि जो अवेपोरेशन है वो भी फास्ट होगी, लेकिन विंटर में टेम्परेचर लो है तो अवेपोरेशन जो है होगी बट स्लो होगी। ठीक है, कम होगी, क्योंकि बट हम ये तो नहीं कह सकते कि वेपोरेशन नहीं हो रहा, वेपोरेशन हो रहा है ऑल टेम्परेचर के ऊपर, अभी भी वेपोरेशन चल रहा है, लेकिन हीट का और टेम्परेचर लो का फर्क पड़ता है। ठीक है जी, ये तो कंसेप्ट था कि टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वेपोरेशन। अब सेकंड है कि जो ब्लोइंग एयर, जब फास्ट हवा चलती है तो उसका क्या फर्क पड़ता है। जैसे सिंपल सा है कि मान लो ब्लोइंग एयर, अगर मान लो आपने, आपके पास ये एक प्लेट है, ठीक है, आपने इसमें पानी डाला, ठीक है, और एक आपके पास कप है, ठीक है, ये आपने इसमें पानी डाला। अगर मैं आपको पूछूं कि एवेपोरेशन कहाँ ज्यादा होगा, तो एवेपोरेशन यहाँ वाले पे ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि सरफेस एरिया जो है इसका, ये देखो, सरफेस एरिया नहीं, पहले तो आप ब्लोइंग एयर का बोल रहे हैं, तो यहाँ पे जो ब्लोइंग एयर है, ब्लोइंग एयर, एयर टेक्स अवे विद इट मॉलिक्यूल,
with it molecules of liquid escaping out escaping out of the surface। ठीक है, तो यहाँ से एस्केप कर देती है, बाहर निकाल देती है, मतलब यहाँ पे एवेपोरेशन ज्यादा होगा, यहाँ पे स्लो होगा। सिंपल सा एग्जांपल है, आपने कभी नोटिस किया होगा, मान लो टेबल पे पानी गिर गया, यहाँ पे पानी गिरा हुआ है और एक जो है आपके गिलास में पानी पड़ा है, तो आप सीधा सा देख सकते हो कि एवेपोरेशन इसमें फास्ट होगा, इसमें स्लो होगा। ठीक है, एवेपोरेशन जो है एवेपोरेशन जो है यहाँ पे फास्ट होगा, यहाँ पे स्लो होगा। थर्ड एग्जाम्पल है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है एवेपोरेशन के ऊपर। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बनाया था कि एक पानी जो है इस प्लेट में पड़ा है और एक पानी जो है इसमें पड़ा है, ग्लास में। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं कि एवेपोरेशन, अब देखो इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा वहां पे एवेपोरेशन फास्ट होएगी, और जिसका सरफेस एरिया कम होगा वहां पे एवेपोरेशन स्लो होगी। यहाँ पे एवेपोरेशन स्लो होगी क्योंकि एवेपोरेशन जो है सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे एवेपोरेशन फास्ट होगी। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, अगर फ्लोर के ऊपर पानी गिरा है, ये कोई फ्लोर है, यहाँ पे पानी गिरा है, तो आप देखोगे, और एक आपने गिलास में पानी रखा हुआ है, तो ये सरफेस एरिया कम है और इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो एवेपोरेशन यहाँ पे फास्ट होगी। इज दिस क्लियर? अब थर्ड एग्जांपल और बताती हूँ। जैसे आपने कपड़े जो है, आप क्लोथ धोते हो, तो आप उसको जो है मतलब एक होता है कि मुचड़ के डालना, मतलब कपड़ों को इकट्ठा करके डालना, एक को आप जो है जैसे उसको छांट देते हो, मतलब फैला के डालते हो। तो फैला के डालोगे, जब आप उसको जो है स्प्रेड करके डालोगे, ठीक है, स्प्रेड करके डालेंगे, तो वो क्या करेंगे, क्लोथ जल्दी सूखेंगे क्योंकि एवेपोरेशन फास्ट होगी, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। और एक कपड़े आपने ऐसे ही पानी से निकाल लिए और डाल दिए, तो आपने नोटिस किया होगा कि जिसको आप इससे एक ही तरीके से डाल रहे हो, तो जिसका जो है वहां से पानी जो है एवेपोरेट कम होगा, लेकिन जिसको आपने फैला के डाला है उसका एवेपोरेशन फास्ट होएगा। तो एवेपोरेशन जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है, सरफेस एरिया के ऊपर। ठीक है जी, सरफेस एरिया के ऊपर। होप सो कि आपको ये एग्जाम्पल पसंद आए होंगे। अब है इफेक्ट ऑफ, लास्ट जो इसका टॉपिक है, कि जिसमें जो है हम कहते हैं कि ह्यूमिडिटी का क्या फर्क पड़ता है एवेपोरेशन के ऊपर। जैसे अब विंटर में वाटर वेपर जो है वाटर वेपर जो है रहते हैं। पानी मतलब वाटर की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन समर जो है, समर में वाटर वेपर कम होते हैं, वाटर वेपर कम होते हैं, और यहाँ पे विंटर में ज्यादा होते हैं। तो वाटर वेपर जो है, यहाँ पे रेट ऑफ एवेपोरेशन, अगर वाटर वेपर की मात्रा अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, तो यहाँ पे एवेपोरेशन जो है स्लो हो जाता है। कपड़े जैसे आपने देखा होगा, विंटर में कपड़े जल्दी नहीं सूखते, तो यहाँ पे स्लो हो गया। लेकिन यहाँ पे एवेपोरेशन जो है फास्ट होता है, बिकॉज ऑफ वाटर वेपर नॉट प्रेजेंट इन एटमोसफेयर। क्लियर? तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो मैंने बोला कि एक टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ब्लोइंग एयर के ऊपर डिपेंड करती है एवेपोरेशन, सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करती है, और लास्ट है ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो कहने का मतलब है, विंटर में वाटर वेपर जो है एटमॉस्फेयर में ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं, तो एवेपोरेशन स्लो हो जाता है। यहाँ पे एवेपोरेशन स्लो हो गया, लेकिन समर में वाटर वेपर की मात्रा कम होती है, तो एवेपोरेशन जो है फास्ट हो जाता है। वाटर वेपर जो है
मतलब जो है यहाँ पे इवेपोरेशन फास्ट होती है। तो मतलब सर्दियों में कपड़े जो है काफी देर तक गीले रहते हैं, लेकिन समर में कपड़े थोड़ी देर बाद सूख जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि वाटर वेपर की मात्रा कितनी है एटमॉस्फेयर के अंदर। अब देखो यहाँ पे एक और टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे, जो कूलिंग कूलिंग प्रोड्यूस ड्यूरिंग evaporation। evaporation कूलिंग प्रोड्यूस होती है जब evaporation होता है। तो कूलिंग कैसे होएगा? जैसे आप कह सकते हो, जैसे कोई लिक्विड है, लिक्विड को वेपर स्टेट में जाने के लिए उसको हीट की जरूरत होती है। हीट इज नीडेड। ठीक है, हीट क्या है? एक एनर्जी है। आप लिक्विड को एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी देने से उनके मॉलिक्यूल जो है इंक्रीज हो जाएंगे। टेम्परेचर हाई हो गया, टेम्परेचर हाई हो गया तो एवेपोरेशन फास्ट होगी। तो कहने का मतलब है, जैसे मान लो मैंने एसीटोन लिया, एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर को भी बोलते हैं। तो एसीटोन से आप अपने नेल साफ करते हो, तो आपने देखा होगा एसीटोन एक ईथर का एग्जाम्पल दिया था। अभी पीछे मैंने सबसे पहले इसी से स्टार्ट किया था। ईथर को जब आप अपनी हथेली पे डालते हो, तो ये जो है आपके यहाँ से हाथ से हीट लेता है, एनर्जी गेन करता है, और ये एवेपोरेशन जो है, हीट मिले और ये एवेपोरेशन होगी। तो ये जब एवेपोरेशन होती है तो ये कूलिंग इफेक्ट देता है, ये कूलिंग इफेक्ट देता है। सेकंड एग्जांपल इसका है कूलिंग इफेक्ट का। जैसे हमें गर्मियों में जो है पसीना आता है, स्वेटिंग होती है। जब हीट ज्यादा होती है तो हमें स्वेटिंग होती है। तो स्वेटिंग जो है वो भी कूलिंग इफेक्ट देती है। अगर आप, जैसे आपको पसीना आ रखा है, कूलिंग इफेक्ट देगी। अगर आपको पसीना आ रखा है तो आप जो है पंखे के नीचे आते हो, फैन के नीचे आते हो, तो आपको जो है फैन जो है मतलब ठंडक देता है, मतलब वहां से पसीना उड़ जाता है और आपको कूल कूल इफेक्ट मिलता है। ठीक है, अब देखो इसमें लास्ट टॉपिक रह गया बॉइलिंग। बॉइलिंग जो है ये फिक्स टेम्परेचर पे होता है, ये फिक्स टेम्परेचर है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लिक्विड जो है, लिक्विड ये गैसियस स्टेट में जो है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, जहाँ फिक्स टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। ठीक है, अब इसमें ये देखो कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, तो कहने का मतलब है कि द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर विदाउट फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब अगर कोई वाटर जो है अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, तो वो जो है बॉइल करेगा, मतलब जो वहां पे बॉइलिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। तो अब अगर मैं इसमें आपका जो है ये लिखे कि इसमें डिफरेंस क्या है, एवेपोरेशन, वेपोरेशन और बॉइलिंग में फर्क क्या है। अब अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि एवेपोरेशन ऑल द टेम्परेचर पे होती है, बॉइलिंग जो है फिक्स टेम्परेचर पे होगी, फिक्स जहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। ठीक है, ठीक है। अब एवेपोरेशन जो है इसको सरफेस फिनोमिना बोला जाता है, सरफेस फिनोमिना, लेकिन ये बल्क फिनोमिना है, बल्क फिनोमिना। ठीक है, होप सो कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मैंने अपनी पूरी ट्राई करी है कि मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं, ताकि आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करो, क्योंकि बेसिकली ये जो टॉपिक है वो रीजनिंग बेस है। अगर आपको रीजनिंग आती है तो आपका हर एक क्वेश्चन जो है अंडरस्टैंडिंग से होगा, और आपको जो है क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि वो भी नॉलेज लें और आप भी कुछ नया सीखो और वो भी कुछ नया सीखें। थैंक यू वेरी मच।